हेलो साथियों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर। तो मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 फिजिक्स। भाई आज हम फिजिक्स के उन टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो भाई नियम है। नियम जैसे भाई कुछ नियम है फिजिक्स की फर्स्ट बुक से आज हम बात करेंगे उस नियमों को जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं भाई। तो चलिए, बोर्ड पेपर चल रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयारी में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए ठीक है, बिना लेट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा ये नियम जो स्पेशल फॉर बोर्ड एग्जाम, एकदम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बता रहे हैं भाई। और किसका? क्लास 12 और फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, रूल है भाई, जो कि महत्वपूर्ण नियम है, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, पहला टॉपिक आज हमारा हो जाएगा कूलाम का नियम। देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है भाई। कूलाम का नियम भाई, सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि कूलाम का नियम है क्या, आखिर कहते किसे हैं कूलाम का नियम। तो समझते हैं भाई, दो आवेश होंगे। एक आवेश है भाई, यहां पास समझिएगा, ये एक आवेश मान लिया गया Q1 और यहां पास एक और मान लिया गया Q2। अब भाई अगर यहाँ पास ये है, यहाँ पास Q1 है, Q2 है, एक दूसरे से कुछ तो इनके बीच की दूरी होगी भाई। ये इनके बीच की दूरी जो है उसको हम R मान लिए। तो कहने का मतलब दो आवेशों के बीच की दूरी और उनके गुणनफल के संबंध के बारे में जो भी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, यहाँ पास देखिए Q1 और Q2, इनके बीच में कुछ तो आकर्षण प्रतिकर्षण का बल भाई लगेगा। तो इसके लिए एक नियम का प्रतिपादन किया गया, उसी को कहते हैं कूलाम का नियम। फिर से समझिएगा भाई कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब समझिए कि नियम प्रतिपादन जो किया था वो है क्या। तो ये नियम मतलब कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार समझिएगा भाई, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, भाई जो बल लगेगा वो आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण होगा, क्लियर सी बात है। तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के, भाई बीच की दूरी यहां पास R हो जाएगी, आप देख सकते हैं यहां पास। तो उनकी बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये पूरी बात यहाँ पास लिख दी गई। इनके नियम में इन्होंने जो भी कहा था कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, जो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल लगेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और भी उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समझिएगा भाई, यहाँ पास पहला पॉइंट यहाँ से पकड़िएगा भाई कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो भैया यहाँ पास पहला पॉइंट हो जाएगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ये हमारा हो गया कौन सा? समीकरण नंबर फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं भाई, दूसरी बात क्या कह रहा है कि तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारी दूसरी बात हो गई। तो समझिए यहाँ पास हो जाएगा F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए भाई, दोनों समीकरण हमको प्राप्त हुई कहां से? इसके जो स्टेटमेंट कूलाम ने दिया था उससे हमको ये समीकरण मिला है।
अब इस समीकरण से देखते हैं कि समीकरण समीकरण एक तथा दो को मिलाने पर, एक तथा दो को मिलाने पर, समीकरण एक तथा दो को मिला देंगे, यहां पास हो जाएगी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। भाई आप लोग तो इतना जानकार हैं, यदि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पास कुछ तो कुछ नियतांक आ जाएगा ना, तो समझते हैं यहाँ पास कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। जब इसका साइन हट जाएगा तो आएगा क्या यहाँ पास, एफ बराबर के Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। इसी के का मान यहाँ पास मिला क्या है हमको, एफ बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। यही है भाई कूलाम जी का नियम, यही है कूलाम का नियम। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि यदि के बराबर 1, जब के बराबर यहाँ के का मान 1 रख दिया जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा एफ बराबर Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। इससे आपको चिंतित नहीं होना है कि सर ये गलत है या ये गलत है, सब सही है भाई। यहाँ पास के का मान 1 कर दिया गया है बस, और यहाँ पास के जो है उसको 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट मान लिया गया है भाई। आप समझ सकते हैं, आपके सामने ये पूरा कूलाम जी का नियम था। चलिए ठीक है, कूलाम का नियम तो आप देख चुके हैं। अब इसके आगे इस चैप्टर से कोई भी अन्य नियम नहीं है भाई। अगले चैप्टर से देखते हैं गॉस की प्रमेय या फिर गॉस का नियम। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में परिबद्ध आवेश के 1/ε0 गुना होता है। समझना भाई, कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, उसमें परिबद्ध कुल आवेश जो होगा क्यू भाई, कुल आवेश क्यू के 1/ε0 गुना होता है। यही क्या था गॉस की प्रमेय में, जो हमारे नियम या फिर प्रमेय बोल सकते हैं, वो देखना भाई। यहाँ पास इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, ये हो गया भाई विद्युत फ्लक्स फाई ई। क्या है कि पृष्ठ में परिबद्ध आवेश के क्यू के 1/ε0 गुना होता है। तो भैया बराबर में क्या होता है, क्यू के 1/ε0 गुना होता है। यही था किसका, गॉस की प्रमेय। समझना भाई, इसको कहीं कहीं लिख दिया जाता है Q/ε0, जो कि कोई परिवर्तन इसमें समझ में आ नहीं रहा है भाई। Q ऊपर गुणा हो जाएगा Q/ε0। ओके ठीक भाई, उम्मीद करता हूं कि ये आपको भी समझ में आया होगा। अब पूछो यहाँ पास Q क्या है या फिर फाई ई क्या है, तो बता रहे हैं कि जहां फाई ई क्या है, विद्युत फ्लक्स की संख्या हो जाएगी भाई, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्सों की संख्या हो जाएगी। और क्या बच रहा है भाई, ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता। और भाई क्यों जानते हो कि धनावेश, अर्थात आवेश बोल सकते, चाहे आवेश बोले या धनावेश।
ठीक, ये है आपकी गॉस के प्रमेय का पूरा सॉल्यूशन, पूरा भाई समझ लीजिए पूरा नियम। अब आगे बात आती है कि इसके आगे के चैप्टर नंबर दूसरे में कोई भी ऐसा नियम नहीं दिया गया जो कि भाई नाम पर आधारित हो या फिर इंपॉर्टेंट कहा जाए। अब चैप्टर 3 की बात आती है, चैप्टर 3 में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है। नंबर 6 अर्थात चैप्टर नंबर 6 किरचॉफ का नियम। भाई किरचॉफ का नियम, किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, कौन से? एक संधि का नियम था, एक पास का नियम था, जो कि संधि का नियम और पास का नियम आज हम यहाँ पास में रफा दफा करने वाले हैं। भाई चलिए ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सी सफा करते हैं, समझते हैं कि किरचॉफ ने जो नियम दिया था वो कितने नियम थे और किस काम आए वो नियम, समझते हैं। पहले लिखते हैं किसका नियम पढ़ने जा रहे हैं, किरचॉफ का नियम। भाई नंबर तीसरा क्या है, किरचॉफ का नियम। भाई वैसे तो किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, कौन से? संधि का नियम और पास का नियम। हम दोनों के बारे में यहाँ पास जानने वाले हैं। पहले देखते हैं कि किरचॉफ के नियम में देखना ये नियम काम कहाँ आता है। भाई कोई जटिल परिपथ है, मान लिया जाए ये हुआ, यही पास एक ऐसे हो जाए कि 3-4 तरफ से धाराएं आ रही हैं जा रही हैं, तो ऐसे में धारा को ज्ञात करने के लिए उन्होंने क्या दिया था, एक संधि का नियम अर्थात धारा का नियम भी दिया था। संधि के नियम या फिर किरचॉफ का पहला नियम या फिर धारा का नियम, ये तीनों सेम है भाई, इसमें घबराना नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो लिखते हैं किरचॉफ का नियम, कौन सा पहला नियम देखते हैं। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे, तो पहला कौन सा है, संधि का नियम, संधि का नियम, जबकि दूसरा है हमारा कौन सा है, संधि का नियम बोल सकते हैं या फिर धारा का नियम। भाई संधि का नियम या फिर धारा का नियम, जबकि दूसरा है क्या, पास का नियम, पास का नियम। अब एक एक करके जानते हैं भाई कि संधि का नियम क्या होता है और पास का नियम क्या होता है। भाई संधि का नियम देखना, संधि के नियम में किरचॉफ ने कुछ नहीं बताया था भाई, बस ये कहा, बस एक पॉइंट याद रखो कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। टोटल जितनी धाराएं एक संधि कहीं पास है, मान लिया जाए ये हो गया, ये कोई संधि है, ये पूरी संधि यहाँ पास हो जाएगी। अब यहाँ पास मानो, यहाँ पास देखो I1 है, वो सॉरी यहाँ पास I1 आ रही है, ये हो जाएगी I2, ये क्या हो जाएगी I3, ये संधि की तरफ आ रहे हैं भाई। अब ये क्या है कि ये I4 हो जाएगा, I5 देखो बाहर जा रही है, I5, ये क्या है I6। अब यहाँ पास समझना, एक धारा पहली धारा, दूसरी धारा, तीसरी, चौथी, पांचवी, कहने मतलब ये पांचों धाराएं क्या है, चौथी नंबर धारा तक क्या है, संधि की ओर जा रही है, और बाकी पांचवी और छठवीं धारा संधि से बाहर जा रही है। तो उन्होंने इसके लिए यही नियम बताया था कि सिग्मा I = 0, उनमें टोटल धाराओं का मान कितना होता है भाई, 0 होता है। समझिएगा, यहाँ पास इसको लिखेंगे कैसे कि देखिए I1 प्लस में, उन्होंने किरचॉफ ने बताया कि किरचॉफ के प्रथम नियम या फिर धारा के नियम के अनुसार किसी भी संधि में आने वाली धाराएं उसके जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। समझना, I1 आ रहा है अंदर प्लस में, I2 भी अंदर की ओर आ रही प्लस में लिखो, I3 भी अंदर की ओर प्लस में लिखो, I4 भी आ रहा है ना, I4 लिख ले। जबकि I5 क्या हो गया, धारा पांचवी धारा भाई बाहर जा रही, संधि से बाहर जा रही, इसको माइनस में लिखेंगे, माइनस छठवीं धारा भी क्या है, बाहर जा रही, तो बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी को अगर हम यहाँ पास लिखे तो I1 प्लस में I2 प्लस में I3 प्लस में I4। अब देखना भाई इक्वल, ये देखना, ये जो प्लस माइनस में है इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, I5 हो जाएगा, प्लस में ये क्या हो जाएगा, I6 हो जाएगा। बस यही था किरचॉफ जी का नियम, उन्होंने यही बताया था भाई। किरचॉफ का संधि के नियम में उन्होंने ये बताया कि किसी भी संधि में आने वाली धाराओं का कुल योग, भाई किसी भी संधि में अगर बोला जाए, ऐसे बोला जाए तो टोटल धाराओं का योग 0 होता है, और अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए कि आने वाली धाराओं का कुल योग जाने वाली धाराओं के कुल योग की क्या होता है, बराबर होता है। यही है किरचॉफ के संधि का नियम या फिर किरचॉफ का पहला नियम। तो लिखते हैं भैया इसको हिंदी में कैसे दिया गया है, देखते हैं।
इस नियम के अनुसार किसी भी परिपथ में संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का, इस नियम के अनुसार संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग, भैया बीज गणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है, शून्य होता है। पूरी कहानी आप इधर समझ चुके हैं। अब देखते हैं भैया कि शून्य कैसे होता है कि I1 प्लस में I2 बोला जाए तो पहले बीज गणितीय रूप में सिग्मा I इज इक्वल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस आप इतना ही लिख देंगे तो काम हो जाएगा। भैया किरचॉफ का दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम, इसका नाम क्या है? या फिर पास का नियम, पास का नियम। भैया इस नियम में समझना, किरचॉफ जी ने बताया था कि किसी भी परिपथ में विभिन्न खंडों में, मान लिया जाए कोई परिपथ है, यहां पास कोई ऐसे परिपथ दे दिया गया, ये परिपथ है भैया, और यहां इसको एक और खंड कर दिया गया, ठीक। बस कह रहा है कि किसी भी परिपथ में विभिन्न खंडों में, अगर इसे खंड 1 है अर्थात पास 1 मान लिया जाए, पास 1 पास 2, सॉरी पास 1 हो जाएगा, ये पास 2 हो जाएगा। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, भैया ये जो धारा है और इसमें जो है प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध लगे हैं, ये प्रतिरोध है, और इसमें जो बह रही है अर्थात ये बैटरी लगी है यहाँ पास, तो धारा तो बहेगी ही। यहाँ पास से समझिए कुछ धारा यहाँ जा रही है, कुछ ऊपर की ओर। तो कह रहा है कि इस नियम के अनुसार विभिन्न किसी भी परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं का और उनके प्रतिरोधों के गुणनफल का योग, उसमें कुल किसके विद्युत वाहक बल के कितना होता है? बराबर होता है। अब समझिएगा यहाँ पास कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और गुणनफल, सॉरी धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, उसमें लगने वाले विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। भैया इस नियम किरचॉफ के दूसरे नियम, किसके? किरचॉफ के दूसरे नियम। भैया किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी भी परिपथ के प्रत्येक खंड, भैया दोनों, 2 खंड 3 खंड कोई भी, किसी भी परिपथ के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा और उसके जो प्रतिरोध है उनका गुणनफल किसके? विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये था पास का नियम या फिर किरचॉफ का दूसरा नियम। समझना इसका बीज गणित में कैसे लिखेंगे इसको, कि सिग्मा आई और आर। भैया समझिए, आई मतलब धारा और आर मतलब प्रतिरोध। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल ई के बराबर होता है। यही था किरचॉफ जी का दूसरा नियम। उम्मीद करता हूं कि किरचॉफ के दोनों नियम में आपको कोई दिक्कत ना होगी। अब कि कहेंगे कि ये आपका जो नियम है ना, ये नियम क्लियर है भाई, कि एम्पियर का परिपथीय नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, किरचॉफ का नियम या फिर कूलॉम का नियम, गॉस का नियम, गॉस की प्रमेय, इन नियमों में से कोई ना कोई नियम आपको मिल जाएगा परीक्षा में। भाई मैं सबकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि आज की वीडियो से गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कम से कम एक नियम आपको मिल जाएगा पेपर में। और अगर मिल जाएगा तो आप फोड़ के आओगे, ये भी मैं कह सकता हूँ, अगर आप मन से पढ़ रहे हो तो। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अब अगले चैप्टर बायो-सेवर्ट का नियम।
क्या होता है ये बात करेंगे कि बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। थोड़ा सा सफा कर लेते हैं। बायोसेवर्ट बायोसेवर्ट का नियम। भाई बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है ये बात करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 7 से गतिमान आवेश तथा वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, इस चैप्टर से कौन सा नियम है? बायोसेवर्ट का नियम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में हम बात करेंगे कि बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है। देखते हैं भाई। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी लघु अवयव डीएल डेल्टा एल, भैया लघु अवयव मतलब छोटा अवयव, डेल्टा एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। समझिएगा भाई, बायोसेवर्ट के नियम में हमको ये जानना है, अगर ये बात पता चल गई कि जो चुंबकीय क्षेत्र किसी लघु अवयव डीएल अर्थात डेल्टा एल किसी लघु अवयव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो माना कि हमको बायोसेवर्ट का नियम क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा इधर देखना कि निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला नंबर भैया चुंबकीय क्षेत्र को लिखते कैसे हैं? बी से, ठीक। तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। भैया ये कोई मान लिया जाइए, अब यहाँ पास से ये कोई चालक है, यहाँ ये समझ लो, या फिर इधर पी मान लो, इधर मान लो कुछ। अब जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पास डीबी होगा या फिर यहाँ पास डीबी होगा। डेल्टा बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। अब इतना तो टाइम नहीं कि एकदम फ्री में बताया जाए, लेकिन ठीक है एग्जाम की दृष्टि से देख लो बस। यहाँ पास इनके बीच कुछ ना कुछ कोण बन रहा होगा, ठीक है, ये साइन थीटा हो जाएगा। अब ये चालक है, यहाँ पास कोई धारा बह रही है आई, ठीक। तो जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पास उत्पन्न होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा हमको डीएल अर्थात लघु अवयव के कारण, वो इसमें प्रवाहित धारा आई की क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। और समझिएगा भाई, इनके बीच बना कोण, जो यहाँ पास ये बीच इनके बीच जो बना कोण है उसके क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। तो हो जाएगा डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब देखिए भाई, कारक की लंबाई, ये जो चालक है ना, चालक की लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यहां हो जाएगा तीसरा पॉइंट, डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एल, अर्थात ये तीसरा समीकरण हो जाएगा। अब जो बीच की दूरी होती है भैया, इनके बीच की जो दूरी है ना, इसके क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रम होता है भाई। चौथा नंबर यहां देखना, बीच की दूरी आर के क्या होता है? सॉरी, डेल्टा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये था हमारे किसके? बायोसेवर्ट का नियम। यही से पूरा मिल जाएगा, जैसा कि आपने भी आगे कूलाम के नियम में देखा था। अब चारों को मिला दो, समीकरण 1 2 3 तथा 4 से, ठीक। समीकरण 1 2 3 4 से क्या मिला हमको कि डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा अपान में क्या मिल जाएगा भाई? आर स्क्वायर। ये किसका? बायोसेवर्ट जी का नियम था। आप इतना लिख के छोड़ दो, आगे इच्छा है करने की, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो डेल्टा बी बराबर माइक्रो नॉट अपान में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। ये लिख दो भाई। अब कोई पूछेगा यहाँ म्यू नॉट क्या है, तो उसके बारे में बता रहे हैं भैया। जहां म्यू नॉट और
बी और क्या है भाई आई बी एल साइन थीटा। जानते हैं कि ये क्या है, जो जो साइन प्रयुक्त हुआ है यहाँ पास उसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। देखते हैं माइक्रोनॉट क्या है भाई, ये निर्वात की वैद्युत और चुंबकशीलता है। निर्वात की चुंबकशीलता है भैया, चुंबकशीलता, ये निर्वात की चुंबकशीलता हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। डेल्टा भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा, आई धारा हो जाएगी भाई। आई क्या है, चालक में प्रवाहित धारा हो जाएगी। डेल्टा एल क्या है, चालक की लंबाई हो जाएगी भाई, लंबाई। और साइन थीटा क्या है कि चालक और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी लिख देते हैं भाई, के बीच बना कोण। ये पूरा हुआ किसका, बायोसेवर्ट का नियम। मात्र एक नियम बच रहा है आपकी फर्स्ट बुक से, जो है कि एम्पियर का परिपथीय नियम। जस्ट इसको सफा करते हैं, उसके बाद तुरंत बाद उसकी बात करते हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, समझते हैं। थोड़ा सा इसको सफा करते हैं भाई। अब समझते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदेश खींचा गया, सॉरी सीमा के अनुदेश उसका रेखीय समाकल उसमें परिपथ में घिरी कुल धारा के माइक्रोनॉट गुना होता है। समझते हैं यहाँ पर कि इस नियम के अनुसार, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश बी का, वेक्टर बी कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल पथ द्वारा घिरी कुल धारा का माइक्रोनॉट गुना होता है। धारा का माइक्रोनॉट गुना होता है। और ज्यादा कुछ नहीं समझना है, यहाँ पास देखे ना इधर, किस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश वेक्टर बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल पथ द्वारा घिरी नेट धारा या फिर कुल धारा नेट धारा का माइक्रोनॉट गुना होता है। समझना, ये हो जाएगा वेक्टर बी का रेखीय समाकल। भैया देखना, ये जो दर्शा रहा है बीच में, ये भैया बंद पृष्ठ को दर्शा रहा है। ये हो गया समाकलन का चिन्ह, हो गया समाकल को दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पास कैसा कह रहा है कि बंद पृष्ठ, बंद परिपथ है ना, तो बंद परिपथ के लिए ऐसा होता है भाई। तो वेक्टर बी डीएल कितना हो जाएगा, बराबर माइक्रोनॉट आई। यही है हमारे एम्पियर के परिपथीय नियम का पूरा स्टेटमेंट। आप समझ सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ की सीमा के अनुदेश, उसकी जो है भैया बंद परिपथ या पृष्ठ की सीमा के अनुदेश वेक्टर बी का रेखीय समाकल पथ द्वारा घिरी कुल धारा का माइक्रोनॉट गुना होता है। देखना यहाँ बी डॉट डी एल, इसकी सीमा के अनुदेश भैया इसका रेखीय समाकलन हो गया माइक्रोनॉट आई। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। तो चलिए ठीक है, बिना लेट किए, अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके लिए अब जाएंगे। आज के लिए बहुत इतना ही काफ़ी है। चलते हैं, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।